नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था चलती है, तो आप कहेंगे संघात्मक व्यवस्था चलती है। संघात्मक व्यवस्था हमारे देश ने अपनाई है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है ना? तो दोस्तों संघात्मक व्यवस्था का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों दो स्तर पर सरकार का गठन होना, दो स्तर पर सरकार का बनना। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारे देश में दो स्तर पर सरकार बनती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। इतना सब लोग आप जानते ही हैं। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब दोस्तों इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा कनाडा। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या था? दो स्तर पर सरकार का गठन, और ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे बार बार पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा। जितने भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, सबके सब हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। या फिर विधायिका को आपको अच्छे से समझना है तो सारी बातों को आज हम अच्छे से समझ लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो को अंत तक देखना होगा। अंत तक देखेंगे दोस्तों तो आपको हमारे देश की पॉलिटी क्या है, किस तरीके से संसद में हम कैसे भाग लेते हैं, या हमारा राज्य कैसे भाग लेता है, सारी बातें दोस्तों, पूरी राजनीति आपको आज की वीडियो में समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। संघात्मक व्यवस्था के बारे में आपने जाना। फिर दोस्तों विधायिका के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे देश में दोस्तों दो स्तर पर विधायिका बनती है, जैसे कि अभी हमने समझा था। केंद्र स्तर पर होती है विधायिका और राज्य स्तर पर विधायिका होती है। केंद्र में होती है दोस्तों संसद, और राज्य में जो होती है दोस्तों उसे हम कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। ठीक, अब दोस्तों संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के अंग होते हैं दोस्तों तीन। सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों इसी आधार पर विधानमंडल के भी तीन ही अंग होते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अब दोस्तों इनको हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं संसद पर। तो दोस्तों इसका जो वर्णन है हमारे संविधान के अंतर्गत, उस आर्टिकल का नाम है 79। यानी कि 79 में संसद की व्यवस्था की गई है, और उसमें बताया गया है कि संसद के तीन स्तंभ होंगे या तीन अंग होंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा। तो दोस्तों यही आपसे कई बार पूछा गया है संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपका जवाब होगा 3। लेकिन अगर दोस्तों आपसे यह पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपका जवाब होगा 2। संसद के सदन 2 ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब दोस्तों इसी को मिलाकर बनती है हमारी विधायिका। ये हो गई हमारे केंद्र स्तर की विधायिका, और ये हो गई हमारे राज्य स्तर की विधायिका। अब बात करते हैं दोस्तों विधायिका का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों विधायिका का कार्य होता है कोई भी विधेयक बनाना या कोई भी बिल बनाना। बिल या विधेयक बनाने का जो कार्य होता है दोस्तों वो संसद का ही होता है, यानी विधायिका का ही होता है। अगर केंद्र स्तर पर, और यहाँ पर भी दोस्तों कोई बिल बनना है राज्य में, या कोई विधेयक बनना है, तो दोस्तों वो भी विधानमंडल से ही पारित होगा। कहने का मतलब ये है कि बिल के पारित होने की सहमति में तीनों की सहमति होना अनिवार्य है, लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी या राष्ट्रपति की भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल लोकसभा से पारित हो जाएगा या राज्यसभा से हो जाएगा या केवल राष्ट्रपति से हो जाएगा। तीनों की सहमति होना जरूरी होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, तभी वो बिल कानून का रूप ले पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका कार्य भी हमने समझा। विधायिका का कार्य होता है कोई भी बिल बनाना या कोई भी विधेयक बनाना जो हमारे हित में हो। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों हम आर्टिकल 52 से लेकर, और जितने भी राष्ट्रपति के आर्टिकल थे 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
और जितने भी थे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और सारी वीडियो आपके सामने होंगी, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति को हम कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों ये आर्टिकल 52 में थी और राज्यसभा जो है वो 80 में है और लोकसभा जो है वो 81 में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों जैसा कि अभी आपने समझा कि अगर कोई बिल बनाना हो केंद्र में तो तीनों की सहमति होना ज़रूरी है। अब दोस्तों थोड़ा सा सोचने की बात ये आ जाती है कि कोई बिल अगर केंद्र में बन रहा है और उस पर तीनों की सहमति बन भी गई है तो क्या उसमें राज्यों की हिस्सेदारी होती है? मतलब कोई बिल अगर केंद्र में बन रहा है तो जिस राज्य में हम रह रहे हैं तो दोस्तों क्या हमारी सहमति नहीं होनी चाहिए? कोई भी बिल वो पूरे देश पर लागू होने वाला है और उसमें हमारे राज्य की हमारी ही सहमति नहीं है तो फिर वो किस काम का बिल? तो दोस्तों इन्हीं सारी बातों का जवाब आपको अब मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा का एक्चुअली कार्य क्या होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो कार्य होता है ना, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि कोई बिल अगर केंद्र में बन रहा है तो उसमें राज्य की हिस्सेदारी कैसे होती है? तो दोस्तों वो होती है राज्यसभा के माध्यम से। राज्यसभा का जो कार्य है वो यही कार्य है दोस्तों। इसके नाम में ही आप देख रहे होंगे राज्यसभा, यानी राज्यों की ही सभा है ये। संसद के अंतर्गत जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, संसद के अंदर जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है उसी को हम कहते हैं दोस्तों राज्यसभा। इसका चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि आप और हम वोट डालने नहीं जाते हैं। इसके जो सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं। यहाँ विधानसभा में आप चुनकर भेजते हैं विधायक और विधायक चुनते हैं राज्यसभा में अपने सदस्यों को, ताकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिल अगर बन रहा है केंद्र स्तर पर तो उसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी उतनी ही होती है जितनी की केंद्र की होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कुल सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों यहाँ कुल सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी 250 हैं, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कितनी है तो दोस्तों वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से कि दोस्तों 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा और 233 होते हैं दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, तो ये सब तो आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी, लेकिन दोस्तों जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके विषय में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों आपको याद होगा जब हमने आपको अनुसूचियों के बारे में बताया था, हमने बताया था कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियों की व्याख्या, 12 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से कि दोस्तों अनुसूची 4 थी। वो यही कहती थी कि राज्यसभा के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी कि सीटों का बंटवारा, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, इसकी जो व्याख्या थी वो अनुसूची 4 में थी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा के अंतर्गत दी जाती हैं। तो दोस्तों जिस राज्य की जितनी जनसंख्या अधिक होगी उसको उतनी ही ज़्यादा सीटें दी जा सकती हैं। मतलब जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आधार या फिर निर्माण होता है। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो यूपी की सीटें राज्यसभा में सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सांसद राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के ही होंगे। ये अब से ही नहीं है दोस्तों, ये जो व्यवस्था है हमारी ये है 1971 की जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों मैंने आपको बताया था 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था और इसके आधार पर यह कह दिया गया था कि राज्यसभा में जो सीटों का आधार होगा वो है जनसंख्या, और जनसंख्या क्या होगी जो 1971 में हमारी जनगणना थी उसी के आधार पर, अब की नहीं है। क्योंकि दोस्तों कुछ राज्यों की जनसंख्या कम होती चली जाती है, कुछ की बढ़ती चली जाती है। जब केंद्र जब कोई ऐसी नीति बनाती है जनसंख्या नियंत्रण वाली तो कुछ राज्य फॉलो करते हैं, कुछ राज्य फॉलो नहीं करते। तो इसी आधार पर दोस्तों कुछ की कम है कुछ की ज़्यादा है, तो इसीलिए 1971 को आधार रखा गया है कि 1971 में जितनी जनसंख्या जिस राज्य की थी उसी आधार पर सीटों का आवंटन राज्यसभा में होता रहेगा। और ये कब तक होता रहेगा? ये होता रहेगा 2026 तक, यानी कि 2026 तक 1971 की जनसंख्या का आधार ही रहेगा राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं लोकसभा की। आपको समझ में आ गया कि हमारा हिस्सा
केंद्र में कैसे होता है। तो हमारी तरफ से दोस्तों जो है वो राज्यसभा ही है, यानी हम जिस राज्य में रहते हैं तो हमारे जो भागीदारी होती है वो राज्यसभा में होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यहाँ पर हम और आप डायरेक्टली वोट डालने जाते हैं और हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति सांसद कहलाता है और वो सांसद लोकसभा में बैठता है। हमने जो चुना, डायरेक्ट जो चुना हमने, वो लोकसभा में जाकर के बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों कुल सीटें अगर देखी जाएं तो 550 प्लस 2 हो जाती हैं। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में है दोस्तों 545 सीटें। उम्मीद करते हैं दोस्तों इन सीटों के बारे में भी आपको पहले से ही पता होगा और जितना अब मैंने समझाया है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों ये 545 व्यक्ति आपने चुने और ये सीधे के सीधे लोकसभा में जाकर के बैठ गए। अब दोस्तों आपको ये थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर जो व्यक्ति चुने हैं क्या इसमें भी हमारी सहमति है। तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, इसमें भी आपकी सहमति है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो दोस्तों आमतौर पर वो एक विधायक का चुनाव हो रहा होता है। आप सीधे मुख्यमंत्री को नहीं चुनते हैं, आप चुनते हैं अपने क्षेत्र के विधायक को। तो आपने किसको चुना, विधायक को चुना। और आपका विधायक कहाँ जाकर के बैठा, विधानसभा में जाकर के बैठा। ठीक, अब दोस्तों यही विधायक आपके लिए आपके राज्य की तरफ से चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। और यहाँ के सदस्य भी क्या कहलाते हैं, सांसद। यहाँ के सदस्य लोकसभा सांसद और यहाँ के सदस्य राज्यसभा सांसद। तो दोस्तों आपने चुना विधानसभा का सदस्य यानी विधायक और उस विधायक ने चुना राज्यसभा का सदस्य, यानी कि इनडायरेक्टली वो आपके द्वारा ही चुना गया। क्योंकि आपने जिसको चुना उसने इसको चुना, तो इसलिए आपकी भागीदारी भी राज्यसभा के चुनाव में इनडायरेक्टली होती है। इसलिए दोस्तों ये कैसा चुनाव हो जाता है, अप्रत्यक्ष, है ना, इनडायरेक्टली चुनाव हो जाता है। और यहाँ पर सीधे आप वोट डाल करके आते हैं, आपको पता होता है। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको प्रधानमंत्री को वोट नहीं डाल रहे होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर वोट डाल रहे होते हैं अपने क्षेत्र के सांसद को, अपना सांसद जिताते हैं और वही सांसद जाकर लोकसभा में बैठते हैं और जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है उसी की सरकार बन जाती है। फिर वो अपना नेता चुन लेते हैं, उसको राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं और वही हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारे देश का प्रोसेस। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि केंद्र स्तर पर भी अगर कोई बिल बनता है, कोई कानून बनता है तो उसमें हमारी हिस्सेदारी कैसे होती है। तो दोस्तों वो जो हिस्सेदारी होती है वो हमारी राज्यसभा के माध्यम से ही होती है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगर थोड़ा सा आप इसमें समझना चाहें तो 543 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा। 2 मनोनीत जो राष्ट्रपति करते हैं, 543 जो राज्य से आते हैं और इसमें भी दोस्तों 530 राज्यों के और 13 हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के। इसमें दोस्तों 7 सीटें अभी खाली हैं, है ना। इतना आपके लिए समझ में आना जरूरी था। वर्तमान में आप इतना रखें याद, वर्तमान में 545 सदस्य हैं जिसमें से कि 2 मनोनीत होते हैं और 543 आते हैं हमारे राज्यों से, मतलब केंद्र शासित राज्यों से भी और संघ शासित प्रदेशों से भी। ठीक है, तो ये जो आपकी संसद थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति तो हम पढ़ चुके हैं, अब क्रम से जो हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे एक अच्छे तरीके से, है ना, बिल्कुल अंदर घुस के डिटेल में जानेंगे। और फिर लोकसभा के बारे में उसके बाद में एक ही वीडियो में लगभग हम कोशिश करेंगे संपूर्ण खत्म करने का। फिर दोस्तों हम चले जाएंगे राज्य में जैसे कि हमने केंद्र में विधायिका के बारे में पढ़ा है वैसे ही राज्य में विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में, फिर विधानसभा के बारे में, फिर विधान परिषद के बारे में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। अब दोस्तों विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो कोई विधायक आपके क्षेत्र में चुनाव में आते हैं आपसे वोटिंग मांगने के लिए, आप उनको वोट देते हैं, वो जीत के जाते हैं और वो विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं MLA यानी कि विधायक। ठीक है दोस्तों, तो यही विधायक हमारे द्वारा चुने जाते हैं, यानी इनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्टली होता है और ये प्रत्येक राज्य में अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों विधान परिषद की अगर हम बात करें तो ये पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर भी उसमें एक था। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये 6 राज्यों में होती है। कहाँ होती है? 6 राज्य में। कौन कौन से राज्य में है अभी हम बात करेंगे। तो दोस्तों विधानसभा
की बात करें सीटों की, तो इसमें जो कुल सीटों का कोई प्रावधान अभी तक तो है नहीं, लेकिन संविधान में जो कहा गया है वो कहा गया है कि 500 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब इसको हम लिख लेते हैं अधिकतम सीटें 500 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकती। इसमें भी दोस्तों राज्य की जनसंख्या बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसको उतनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी और जिस राज्य की जितनी कम सीट जनसंख्या होगी उसको विधानसभा में उतनी ही कम सीटें होंगी। अब दोस्तों अधिकतम संख्या इसमें 500 से अधिक नहीं हो सकती किसी भी राज्य में और न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं हो सकती किसी भी राज्य में। लेकिन दोस्तों इसमें एक दो अपवाद देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विधान परिषद की। तो विधान परिषद का अब देखो, जैसे कि राज्यसभा थी, राज्यसभा का गठन किसने किया था? विधानसभा ने, यानी विधानसभा के सदस्यों ने वोटिंग करी और अपने राज्य के लिए राज्यसभा में सदस्य चुन लिए, सांसद चुन लिए। अब विधान परिषद का गठन कहाँ से होता है? तो दोस्तों इनको कुछ शिक्षक करते हैं, पंचायती राज करते हैं, अलग अलग तरीके से इसका गठन होता है, इसलिए हर राज्य में नहीं है। अगर विधानसभा चाहे तो संसद से ये कह सकती है कि हमें विधान परिषद चाहिए। अगर संसद को लगेगा तो वो उस राज्य में विधानसभा की अनुशंसा पर विधान परिषद का गठन कर देगी। और अगर किसी राज्य में पहले से ही है और वहाँ की विधानसभा ये चाहती है कि हमारे राज्य से विधानसभा हट जानी चाहिए, तब भी दोस्तों प्रोसेस यही है कि विधानसभा संसद से ये गुजारिश करेगी कि आप हमारे यहाँ से विधान परिषद का खंडन कर दें, यानी इसको वहाँ से ख़त्म कर दें। तब भी दोस्तों संसद उस पर विचार करेगी और जैसा संसद समझेगी वैसा वहाँ से हटा भी सकती है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता, और ये एक अस्थायी सदन है जो कि भंग हो सकता है और हर 5 साल बाद आप इसको भंग करते ही हैं। मतलब हर 5 साल बाद आप इसमें वोटिंग करते ही हैं, नए सदस्य इसमें हर 5 साल बाद चुन के आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी हैं, यहाँ पर कुछ अपवाद हैं जिसमें सीटों को लेकर के, है ना, तो इसलिए आप ध्यान रखें न्यूनतम 60 अधिकतम 500। लेकिन दोस्तों विधान परिषद में अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा कि विधानसभा का मतलब सभा की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ये अधिकतम संख्या है दोस्तों। मतलब विधान परिषद की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? उस राज्य में जो विधानसभा है उसकी कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। और दोस्तों न्यूनतम जो इसकी कैपेसिटी है, न्यूनतम वो है 40, यानी कि 40 से कम भी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ भी अपवाद है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 40 से कम भी सीटें हैं। लेकिन आप इतना ही याद रखें कि न्यूनतम 40 और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा का 1/3, बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो ये सरकार थी केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अच्छे से समझ में आई होगी। जब हम राज्य में जाएंगे तो राज्यपाल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, विधान परिषद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कार्यपालिका हम समाप्त कर चुके हैं, तो हम राष्ट्रपति भी पढ़ चुके हैं। कल से जो हमारा वीडियो आएगा वो राज्यसभा के ऊपर आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विधान परिषद किन किन राज्यों में है। पहले दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों जब से 370 अनुच्छेद ख़त्म हुआ है तब से वहाँ से ये भी ख़त्म हो गई है। देखो सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही एक बगल का ज़िला है बिहार। फिर दोस्तों आप पूर्वी तट पर जैसे आएंगे तो गुजरात के नीचे एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे जैसे ही आप चलेंगे तो उसके नीचे एक राज्य है कर्नाटक। ठीक, फिर दोस्तों आप जानते हैं कर्नाटक के बिल्कुल बगल वाला जो राज्य है चिपका हुआ वो है तेलंगाना, और तेलंगाना के जो बराबर वाला राज्य है पश्चिमी तट पर वो है आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है। ठीक, तो इसको आप याद कर सकते हैं 2-2 के पेयर में, उत्तर प्रदेश बिहार एक साथ, महाराष्ट्र कर्नाटक एक साथ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही कट के अलग हुआ है, यह अभी नवीनतम राज्य है ना, तो इसलिए आंध्र प्रदेश से ही कट के हुआ है तेलंगाना। तो दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक बिल्कुल पूर्वी तट पर जुड़े हुए राज्य हैं एक साथ, तो इन दोनों को याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार जो कि आप जानते हैं उत्तर भारत के राज्य हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं एक साथ, है ना।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि दोस्तों हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो जैसा कि मैं बताता हूँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसी के बराबर में दोस्तों हमारा टाइटल लिखा हुआ आ रहा होगा, क्लास का नाम, उसके बराबर में इस तरीके का एक चिन्ह मिलेगा दोस्तों बराबर में, बिल्कुल उसको आप दबाएंगे तो नीचे से लिस्ट खुल के आएगी। उसमें आप देखेंगे कुछ हिंदी में लिखा हुआ होगा, उसको आप ऊपर करें तो प्ले लिस्ट है नीचे दोस्तों, ब्लू कलर में लिख रहा होगा भारतीय संविधान और हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण भी दोस्तों मैं ही पढ़ाता हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना महामारी चरम पर है, तो पहली रिक्वेस्ट तो आपसे यही है कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी यही शिक्षा दें कि कम से कम बाहर को निकलें, काम हो तभी बाहर निकलें अन्यथा नहीं निकलें। लेकिन दोस्तों इस महामारी में आपने देखा है कि कुछ गरीब परिवार ऐसे थे जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और करना पड़ रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी दोस्तों आप देख लेना कि कितने परिवार घर से बेघर हो चुके होंगे, रोजी रोटी छिन चुकी होगी। तो दोस्तों मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक गुजारिश है कि आप क्या काम करेंगे, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, जितना भी आपको अपने हिसाब से लगता हो, आप किसी की भी मदद करें, प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। इससे क्या होगा दोस्तों, औरों के आपको देख देख कर और लोग भी सीखेंगे और जो बेचारे परेशान लोग हैं उन्हें थोड़ी सी उम्मीद तो जगेगी ही, कहाँ इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे भी हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी को खाना दे सकते हैं, किसी को कपड़ा दे सकते हैं, या जिस तरीके से भी आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ दोस्तों आप करें। और दोस्तों आप एक फ़ोटो खींच करके आप हमें ज़रूर दीजिए, हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपको देंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप उस फ़ोटो को सेंड कीजिए, अपना नाम, अपना एड्रेस। फिर दोस्तों जैसे ही हम अगला वीडियो बनाएंगे सबसे पहले हम आपके फ़ोटो को दिखाएंगे और समाज को बताएंगे कि ये हमारे छात्र हैं और इन्होंने इस तरीके से सहायता की है। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि हम आपका नाम करना चाह रहे हैं या आपकी पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना होगा ताकि दोस्तों जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं वो शायद आपके इस काम को देखकर कुछ सीखें और दोस्तों वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और लोगों की मदद करें। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है आप ऐसा ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर आप लिखना और मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूँगा और उस पर आप फ़ोटो सेंड कर देना एड्रेस के साथ। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ऐसा ज़रूर करेंगे। ठीक है, नमस्कार।